हम लोग दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी पढ़ेंगे हम लोग सांख्य दर्शन में पुरुष के अस्तित्व के लिए प्रमाण। क्या प्रमाण है या क्या प्रमाण हो सकता है कि पुरुष जैसे कोई सत्ता है। पुरुष किसको माना गया? पुरुष जो है आत्मा को कहा गया है। पुरुष मतलब यहाँ पर आत्मा माना गया है सांख्य दर्शन में। तो यही आज का टॉपिक है कि सांख्य दर्शन में जो प्रकृति और पुरुष की बात कही गई है, तो पुरुष नाम का या आत्मा है, इसका क्या आधार दिया गया है, क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है। तो इसके प्रूफ में जो है हम लोग 5 प्रूफ देखेंगे कि 5 तरह से सिद्ध किया गया है सांख्य दर्शन में कि आत्मा यानी पुरुष है। क्या क्या है? पहला जो है वो प्रयोजनात्मक प्रमाण है। पहला जो है वो प्रयोजनात्मक प्रमाण है, मतलब प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। कुछ उद्देश्य है, उद्देश्य के जैसा या कुछ किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग कह सकते हैं कि आत्मा है। वो कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए हमको आत्मा को मानना आवश्यक हो जाता है? तो इस प्रयोजनात्मक प्रमाण को टेलियोलॉजिकल प्रूफ बोलते हैं। इसमें कहा गया कि संसार के सभी सावयव पदार्थ दूसरों के लिए है। दुनिया में जितने भी चीज़ देखते हैं लगता है कि ये सामान किसी न किसी के उपयोग के लिए है। जैसे कि ये कलम है, तो ये कलम किस लिए है? कोई ना कोई इसका उपयोग करेगा। दुनिया में जो भी वस्तु दिखता है उसका उपयोग करने वाला, ये चूँकि खुद उपयोग नहीं कर सकता, ये कलम अपने आप को उपयोग नहीं कर सकता है, वस्तु स्वयं का उपयोग नहीं कर सकता है। उसका उपयोग करने के लिए एक चेतन सत्ता की आवश्यकता है, जिसमें चेतना हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, जो उसका उपयोग कर सकता हो। तो इसका उपयोग करने वाला जो सत्ता है वही पुरुष है, ऐसा कहा गया। ये सिद्ध होता है इससे। इसी के बारे में कहा गया कि संसार के सभी सावयव पदार्थ जो हैं, जितने भी अवयवी पदार्थ हैं, वो सब दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते हैं। पेड़ फल को अपने आप नहीं खाता है, उसको खाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। इनका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता है, उसका जो है वस्तु का कोई अपना लक्ष्य नहीं होता है, इन भौतिक पदार्थ का कि हमको ये बनना है। यह किसके लक्ष्य की पूर्ति के लिए? सवाल है, क्वेश्चन है ये कि आखिर वस्तु जो है किसके लिए है? दुनिया में पेड़ पौधे जीव जंतु किसके लिए है? तो ये जो है कहा गया कि कोई ना कोई उसका उपभोग करने वाला होना चाहिए। तो वो निश्चय ही वो पुरुष के लिए है। जिसके लिए है, जिस सत्ता के लिए है, उसी सत्ता को माना गया वो पुरुष है। पुरुष का मतलब यहाँ मेल फीमेल वाली पुरुष नहीं है, ये पुरुष आत्मा और प्रकृति का बात है, आत्मा है वो। अर्थात इन सावयव पदार्थों को पुरुष के लक्ष्य की सिद्धि का, कि पुरुष के लिए है वो, पुरुष अपना सिद्धि, अपना कार्य की सिद्धि करेगा, अपना उद्देश्य की पूर्ति करेगा, अपना लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, इसीलिए वो वस्तु है। तो वो वस्तु जो है वो पुरुष के लक्ष्य की सिद्धि का साधन है, ऐसा मानना आवश्यक हो जाता है कि कोई वस्तु अपने आप उपयोग नहीं कर सकता है, तो जो उपयोग करेगा उसका वो साधन रूप में है पुरुष के स्थान पर। तो वो अगर हम किसी भौतिक द्रव्य को मान लें कि कोई पदार्थ जो है भौतिक पदार्थ, उसका उपयोग कोई भौतिक पदार्थ ही करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं होता है। अगर ऐसा मानते तो अनावस्था दोष उत्पन्न हो जाता कि भौतिक पदार्थ ही भौतिक पदार्थों को पालन कर रहा है या उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको रखा है। हम ये नहीं कह सकते कि एक जो पौधा है या एक जो जीव है वो दूसरे जीव का, या एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु का उपभोग करता है, तो ये अनावस्था दोष हो जाता है। तब इसका उपयोग कोई पुरुष करता है, ऐसी सत्ता जिसमें चेतना होती है। तो उस सिद्धि का करने वाले, उद्देश्य की पूर्ति करने वाली जो सत्ता है वही प्रयोजनात्मक सत्ता पुरुष है। ये एक सिद्धांत से प्रूफ होता है। दूसरा सिद्धांत तार्किक प्रमाण कहते हैं, लॉजिकल प्रूफ। एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है देखते हैं। विश्व की सभी वस्तुओं में 3 गुण होते हैं। 3 गुण सत रज तम, चूँकि प्रकृति का बना हुआ है उसमें 3 गुण होता है, सत रज तम। तो उसके कारण उसमें 3 तरह के भाव होते हैं। क्या क्या भाव होता है? सुख का भाव, दुख का भाव और एक उदासीनता का भाव होता है कि कोई मतलब नहीं है। तो ये जो भाव है ये सभी वस्तुओं में उसके गुणों के कारण होता है।
तब ये गुण जो है ये खुद वस्तु क्या अनुभव कर सकता है? वस्तु खुद अपने आप को अनुभव नहीं कर सकता है, उसको अनुभव करने वाला कोई चाहिए। तो इन भावों को अनुभव करने वाला जो होगा वो सत्ता पुरुष होगा। ये तर्क वाली हमारे विचार है, विचारधारा जो है ये जो प्रमाण है, ये जो प्रूफ है वो तर्क पर आधारित है, इसीलिए इसको तार्किक परिणाम का प्रमाण कहा गया। इन भावों को अनुभव करने वाला जो सत्ता है, गुणों का साक्षी, जो उसके गुण को देखता है कि सुख वाला गुण है कि दुख वाला गुण है, साक्षी है, सीयर मतलब देखने वाला, और उससे अलग भी है, स्वयं परे है, उसी सत्ता को कहते हैं पुरुष। तो ये तार्किक रूप से पुरुष को सिद्ध करने वाला ये प्रमाण है कि वस्तुओं के गुण को कौन सिद्ध करता है, कौन अनुभव करता है। तो जो अनुभव करता है वही पुरुष है। तीसरा है तात्विक परिणाम, ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ। ये तत्व की कैसे प्रमाण करता है? प्रकृति स्वयं अचेतन है, प्रकृति में कोई चेतना नहीं होती है, इसलिए स्वयं विश्व का विकास कार्य नहीं कर सकती। चूँकि उसमें कोई अपना चेतना नहीं होता है, कोई एक्टिविटीज नहीं करता है, तो विश्व का विकास वो कैसे करेगा? पदार्थ है वस्तु, तो वस्तु वस्तु ही रहेगा, उसमें विकास कोई और करेगा। प्रकृति और इसके विकार, उसका जो विकार है प्रकृति का, महत, अहंकार, मन आदि, इसका संचालन कौन करता है? तो जो संचालन करेगा, वैसे संचालन करने के लिए एक चेतन सत्ता की आवश्यकता होती है जो अपना दिमाग का उपयोग करे। एक मशीन है, मशीन पड़ा हुआ है, मशीन को स्टार्ट करने वाला भी एक व्यक्ति चाहिए। तो वो जो है संचालन करने के लिए ड्राइवर के रूप में, गाड़ी अपने आप नहीं चलेगा, उसको ड्राइवर चाहिए, तो उस संचालनकर्ता के रूप में पुरुष है। तो पुरुष जो है सभी पदार्थों का अधिष्ठाता हो गया, अधिष्ठान करने वाला, संचालन करने वाला हो गया, और प्रकृति के संचालक के रूप में है। तो वैसे संचालक के रूप में प्रकृति के वो पुरुष है जो चेतन सत्ता होगा। ये तात्विक परिणाम है कि तत्वगत जो है ऐसा आवश्यक है विकास कार्य करने के लिए। और चौथा है नैतिक प्रमाण, एथिकल या मोरल प्रूफ। ये जो एथिकल या मोरल प्रूफ है, ये कैसे कह सकते हैं कि नीतिगत रूप से ये आत्मा है। विश्व की सभी वस्तुएं, जितने भी वस्तुएं हैं वो भोग की वस्तुएं हैं, उपभोग करने वाला है, मतलब उसको कोई ना कोई उसका उपयोग कर सकता है अपने लिए, वो खुद के लिए उपयोग नहीं करता है। प्रकृति अचेतन होता है अपने आप में, और अचेतन होने के कारण इनका भोग नहीं कर सकती, वस्तु का भोग नहीं कर सकता। तो प्रकृति स्वयं भोग्या है, वो कहता है हमको भोग करो, हमको उपभोग करो, हमारा उपयोग करो। वस्तु का उपयोग करना, सही उपयोग करना, ये उसका सफलता का निशानी है। और उपयोग कौन करेगा? वो भोग्या है। तो भोक्ता कौन होगा, भोगने वाला कौन होगा? इसका जो भोक्ता है उसके रूप में पुरुष है, उसी को पुरुष माना गया। मतलब प्रकृति का जो उपभोग करने वाला है वो सत्ता पुरुष है। ये नैतिक प्रमाण है। अगला प्रमाण है धार्मिक प्रमाण, रिलीजियस प्रूफ। ये धर्म के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं कि चारवाक के अलावा जितने भी भारतीय दार्शनिक हैं, जितने भी भारतीय विचारक हैं, भारत में और भी दर्शन है, तो सभी लोग मोक्ष को चरम लक्ष्य मानते हैं जीवन का, कि जीवन जो हमारा है इसका सबसे चरम लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या है? तो वो है मोक्ष की प्राप्ति, इस बंधन से मुक्ति। मोक्ष की प्राप्ति जो है ये धार्मिक परिणाम का कैसे एक रास्ता बनता है? तो चूँकि सभी दर्शन मानते हैं कि मोक्ष प्राप्ति करना है, तो मोक्ष क्या चीज़ है? मुक्ति, संसार से मुक्ति। किसको मुक्ति चाहिए? ये कह रहा है यह एक दुख विहीन अवस्था है। कौन? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति होना है हमारा लक्ष्य, और वो अवस्था दुख विहीन है, कोई दुख नहीं होना चाहिए। प्रकृति जड़ात्मक एवं अचेतन है, प्रकृति में जड़ है और चेतना नहीं है, इसलिए अचेतन है। अतः यह न तो मोक्ष की कामना करता है न इसकी प्राप्ति में समर्थ है। तो प्रकृति जो जड़ है, जिसको कोई अपना चेतना नहीं है, वो तो मोक्ष की प्राप्ति का कल्पना भी नहीं कर सकता है, वो सक्षम भी नहीं है। और जब वो ऐसा कामना नहीं कर सकता है तो प्रकृति तो मोक्ष के बारे में कुछ विचार करेगा नहीं, तो कौन करेगा? तो जो मोक्ष का विचार करता है या जिसके लिए मोक्ष है वही सत्ता पुरुष है। वही कहा गया कि इसके लिए चेतन
मतलब प्रकृति तो अचेतन है तो वो नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है? जो होगा वो चेतन होगा एवं अशरीरी होगा, मतलब उसको शरीर से मतलब नहीं होगा और अशरीरी सत्ता की आवश्यकता है, जो चेतना से परिपूर्ण हो और अशरीरी हो, जो पुरुष है, जिसको पुरुष माना गया। अतः मोक्ष किसके लिए है? किसके लिए मोक्ष होना चाहिए? तो वो पुरुष के लिए है, मोक्ष आत्मा के लिए है, अर्थात मोक्ष की सार्थकता सिद्ध करने के लिए। कि भारतीय दर्शन में जब मोक्ष की बात करता है तो मोक्ष किसके लिए है? तो मोक्ष भी सही चीज़ है, मोक्ष का सार्थकता हो इसको सिद्ध करने के लिए पुरुष की सत्ता या पुरुष का अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक हो गया है। सांख्य दर्शन इन 5 प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करते हैं कि पुरुष अर्थात आत्मा की सत्ता भी होती है।